यही चेतावनी राहुल गांधी ने आज से 3 साल पहले दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रचार तंत्र और उनके पालतू मीडिया ने उनका मजाक बनाया था। जब जब राहुल गांधी ने इस बात की चेतावनी दी कि इस सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, तब तब उन्हें देशद्रोही करार दिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें जनरल राहुल सिंह यह कहते हैं, और गौर किया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा था। पाकिस्तान की 81% जरूरतें चीन पूरी करता है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। इन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार, क्योंकि जब हमारे सेना के शौर्य के नाम पर वोट हासिल करने की बात आती है, जब राहुल गांधी को देशद्रोही करार देने की बात आती है, तब सेना का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सवाल उठाते हैं, तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब डिप्टी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन के साथ आने की बात कही है, और वो सिर्फ ये बात नहीं कहते हैं, वो 4 बातें कहते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि हमारे कई हथियार प्रणालियों ने कारगर ढंग से काम नहीं किया, इसे संबोधित करने की जरूरत है। दूसरी बात वो कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मदद चीन करता रहा। तीसरी बात वो कहते हैं कि 81% जरूरतें चीन पूरी करता है पाकिस्तान की। चौथी बात वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से चीन अपने हथियार प्रणाली का परीक्षण भारत पर कर रहा है, बगैर भारत से सीधे टक्कर लिए। यानी कि चीन भारत को घेर रहा है, मगर इस सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। सुनिए डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह क्या रहे हैं। Another important thing during Op Sindoor was air defense and how it panned out. So it is good, bad. We could do a lot. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. जब राहुल गांधी ने यह चेतावनी आज से 3 साल पहले दी थी, तो उनका मजाक बनाया गया था। राहुल गांधी ने कई चेतावनियां दी हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था को लेकर, कोरोना को लेकर, चीन को लेकर खास तौर से। मगर याद कीजिएगा, भाजपा के प्रचार तंत्र ने बार बार राहुल को ही चाइना का एजेंट बताया। हालांकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि भारत का कौन सा मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 1 दर्जन बार चीन गया। उसको लेकर रहस्य बना हुआ है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि राहुल ने क्या चेतावनी दी थी आज से 3 साल पहले। सुना जाए। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. And what you have done is you have brought them together. You have brought Pakistan and China together. And this is the single biggest
crime that you could commit against the people of India. चलिए, राहुल गांधी की बात को आप गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, मगर डिप्टी सेना प्रमुख जो बात कह रहे हो, क्या उनकी बात को सुना जाएगा? वो ये भी कहते हैं कि टर्की ने लगातार पाकिस्तान को मदद दी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि हमें अपनी आबादी को बचाना है। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूंछ में पाकिस्तान गोलाबारी करता है, हमारे 20 नागरिक मारे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो आतंकवादी देश मार देता है। क्या डिप्टी सेना प्रमुख की इस बात को सुना जाएगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा। Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look. ये सवाल बार बार उठ रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा, CDS जनरल अनिल चौहान विदेश जाते हैं और वहां से वो इंटरव्यू में कई अहम बातें करते हैं हमारे फाइटर जेट्स के बारे में, मगर उस पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि उस पर चर्चा करना यानी कि देश के साथ गद्दारी। हालांकि यह बात सेना नहीं कहती है, यह बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे डिलीवरी सिस्टम पर लगातार हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। इस देश में लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो नुकसान इस देश को हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की कान में जू रेंग रही है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिएगा, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की डिफेंस डिलीवरी सिस्टम की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहले से ही पता होता है कि समय पर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे वादे किए जाते हैं। उन्होंने खास तौर से HAL से बनने वाले तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की देरी का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे वादे क्यों किए जाएं जो पूरे ना हो सकें। उनका कहना है कि इससे हमारी सेना की ताकत और तैयारी पर असर पड़ता है। वे चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री और सरकार ज्यादा जिम्मेदारी ले, सही योजनाएं बनाए और जल्द से जल्द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को पूरा करें ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें। साथ ही वे कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपने हथियार खुद बनाने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और दिलचस्प बात यह कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी लगभग यही इशारा किया। वो भी हमारे वेपन्स डिलीवरी सिस्टम में हो रही देरी को लेकर चिंता जतला रहे हैं, मगर क्या इस मुद्दे पर बहस हो रही है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सेना के शौर्य पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है, जब वो सेना यह सवाल उठा रही है, चाहे हमारे वायुसेना प्रमुख हों या फिर डिप्टी सेना प्रमुख, क्या इनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा क्या। गौर किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि एक और बड़ा सबक यह मिला कि हमारे पास मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन
होनी चाहिए। उन्होंने इसे सेना के नजरिए से समझाते हुए कहा कि जो उपकरण हमें इस साल जनवरी या पिछले साल अक्टूबर नवंबर तक मिल जाने चाहिए थे, वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बताया, मैंने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बुलाया था और पूछा था कि कितने लोग तय सीमा पर उपकरण दे सकते हैं, तो कई लोगों ने हाथ उठाए। लेकिन एक हफ्ते बाद जब फिर से बात हुई तब कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सप्लाई चेन अभी भी बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर ये सारे उपकरण हमारे पास समय पर पहुंच जाते तो शायद कहानी थोड़ी अलग होती। इसीलिए हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कितनी बेबाकी से, कितनी साफगोई से लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह बात रख रहे हैं। मगर जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया दोस्तों, इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है। सुप्रिया सुलेद कह रही हैं कि देखा, राहुल ने जो चेतावनी दी थी अब वो सही साबित हो रही है। और यही बात लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कुछ अहम सवाल उठाते हैं और उन पर गौर किया जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, उन्होंने बताया किस तरह चीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स की असाधारण तरीकों से मदद की। यह वही चीन है जिसने 5 साल पहले लद्दाख में यथास्थिति पूरी तरह बदल दी थी, लेकिन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में चीन ने कुनमिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय बैठक की थी। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और जो सीमा समझौता हुआ है वो यथास्थिति की बहाली नहीं करता है। जब सवाल उठाया जाता है ना दोस्तों, तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक, आप सेना पर सवाल उठाएं, दूसरा आप राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाएं। जब आप राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं तो देश के साथ गद्दारी नहीं है, क्योंकि याद कीजिएगा हमारे एक डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था। उनका बयान सामने आया था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर पहले हमला नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा था। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कैप्टन शिव कुमार के शब्द थे। साफ गोही से, बहुत ही साफ उन्होंने कहा था। यह बात अलग है कि बाद में हमारा दूतावास एक बयान जारी करता है जिसमें वो कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। भाई कौन सा तोड़ और कौन सा मरोड़? याद कीजिएगा कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था। मगर एक बार फिर कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। कैप्टन शिव कुमार के शब्द आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। इससे ज्यादा साफगोई से क्या बात हो सकती है बताइए। 3 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को बगैर किसी कारण के रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 20 बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से यह युद्ध रुका क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आतंकवादी देश पाकिस्तान और भारत को बराबरी पर रख दिया। वो पाकिस्तान जो बार बार भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सवाल, उन्होंने भी कुछ कहा था मगर नहीं, उनकी बात को भी नजरअंदाज किया गया। याद कीजिएगा एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। मगर क्या यह सरकार सुनेगी? बिल्कुल नहीं। इस सरकार का सिर्फ एक काम है, यही कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, जो भी ये सवाल उठाए उसे देशद्रोही बता दो। मगर आज हमारे सेना के,
हमारे सशस्त्र बलों के बड़े बड़े अधिकारी वही मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी तैयारी की कमी पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। मगर मजाल है कि उन मुद्दों पर गोदी मीडिया गंभीरता से डिबेट करे। आपको याद है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा था? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। पहली बार किसी सीनियर भारतीय अधिकारी ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया था। जनरल चौहान ने इन शुरुआती नुकसानों को स्वीकार किया और कहा कि ये कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से हुई। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कितने जेट्स गिरे थे, लेकिन पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट्स गिराने के दावे को उन्होंने बिल्कुल गलत करार दिया। और वो ये भी कहते हैं कि हम 2 दिन तक अपने जेट्स नहीं उड़ा पाए थे। एक बड़ी स्वीकारोक्ति। क्या कहा था जनरल चौहान ने? इस पर गौर किया जाए। इन नुकसानों के बाद भारतीय वायुसेना ने करीब 2 दिन तक अपने पूरे स्तर पर ऑपरेशन रोक दिए थे। इस दौरान रणनीति की समीक्षा की गई थी और उसमें सुधार किया गया था। जनरल चौहान ने ब्लूमबर्ग को बताया, हमने जो रणनीतिक गलती की थी उसे पहचाना, सुधारा और फिर 2 दिन बाद दोबारा पूरे जेट्स उड़ाए। इस बार लंबी दूरी से टारगेट किया। यकीनन उसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। भारतीय सेना ने जहां चाहा पाकिस्तान के जिस मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करना चाहा वहां हमला किया। और यह हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी ही कही जाएगी दोस्तों कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल अपने निशाने पर नहीं लगा। मगर फिर भी पुंछ में बड़ी तादाद में हमारे नागरिक मारे गए, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कर रहे थे। लगातार एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वेपन्स डिलीवरी सिस्टम में जो देरी हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने कहा कि वहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला ना करो, नतीजा हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ। ये अहम सवाल हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मगर हां साहब, इसे नजरअंदाज किया जाएगा क्योंकि सेना के शौर्य के नाम पर वोट जो बटोरने हैं, और अगर आप वोट नहीं बटोरेंगे तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में सिर्फ एक काम किया दोस्तों, उन्होंने ये हुनर सीख लिया है कि किस तरह से सेना के शौर्य पर वोट हासिल किया जाए। और इनका पालतू मीडिया इनका काम करता है। आपको याद होगा दोस्तों, आज तक में एक कार्यक्रम हुआ था, एंकर ने कुछ सवाल पूछा और वहां पर वो जो नोट और चिप वाली पापा की परी थी, उन्होंने कहा था कि सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी ना होती है, वो तो सेना की होती है। यानी कि गालवान घाटी में अगर चाइनीज सैनिक अंदर घुस आए, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना पर है। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मुझे लगा कि क्लाउड कवर था तो इसका फायदा मैं उठा लूं। यानी कि जब जब सेना के शौर्य पर वोट बटोरने की बात आती है तब आप उसकी जिम्मेदारी ले लेते हो, मगर जहां पर हमें झटका लगता है तब आप सेना को आगे कर देते हो। बताइए ना, पुलगामा पर वोट किसने मांगा था? याद है कि भूल गए? फिर से सुनो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? फर्स्ट टाइम वोटर्स से पुलवामा की शहादत पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था साहब, जबकि आप सब जानते हैं कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। वो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, कहां पहुंचा, किसी को नहीं पता। उसकी जिम्मेदारी आज तक तय नहीं की गई है। देविंदर सिंह, यह रहस्यमय पुलिस अधिकारी 2 आतंकवादियों को दिल्ली ले जा रहा था, पकड़ा जाता है तो याद कीजिएगा बीबीसी की रिपोर्ट क्या कह रही थी कि यहां बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बीच में आप गतिरोध मत डालिए। उस देविंदर सिंह का क्या हुआ बताइए? यह सवाल है साहब, इन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। पत्रकार का यही काम है कि सवालों के जवाब मांगे, मगर इन सवालों के जवाब कोई नहीं देना चाहता, और जो सवाल पूछेगा उसे गद्दार करार दे दो। आज चाहे आप सीडीएस अनिल चौहान हो या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह हो, कैप्टन शिव कुमार हो, हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हो, जो तमाम सवालात उठा रहे हैं, ये सारे सवाल देश हित में हैं।
ये सारे सवाल चिंताजनक हैं, ये सारे सवाल भविष्य को लेकर चेतावनी हैं। मगर नहीं साहब, इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। आपको याद है, हाल ही में एक तस्वीर सामने उभर कर आई थी जिसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर हाथ मिला रहे थे। सिर्फ चीन और पाकिस्तान साथ नहीं आए दोस्तों, भारत को घेरने के लिए चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों आ गए हैं। और ये वो एहसान फरामोश बांग्लादेश है जिसका वजूद भारत की वजह से है, जिसका वजूद इंदिरा गांधी की वजह से है। अगर इंदिरा गांधी पाकिस्तान को तोड़फाड़ नहीं करते तो बांग्लादेश वजूद में नहीं आता। मगर आज वही बांग्लादेश भारत को घेरने की बात करता है चीन की मदद से। ये मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। शंघाई में होने वाली बैठक में शिरकत करने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं, मगर वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसका बॉयकॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं होता है, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और चीन एक साथ हो गए हैं भारत को घेरने के लिए। यही चेतावनी राहुल गांधी ने दी थी। ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिसे भारत इग्नोर नहीं कर सकता। बताइए, आज जो तमाम मुद्दे मैंने बताए हैं उसमें क्या गलत है? बताइए। आप अंधभक्त हो सकते हैं, और मैं जानता हूं कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, आप खुद खंगालिएगा, कुछ अंधभक्त आएंगे मुझे ही गाली देने, जबकि जो बातें मैंने आपको सुनाई हैं हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानात के आधार पर आपको सुनाई है। इसमें क्या गलत है बताइए साहब? ये मुद्दे हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करिए, इससे देश को नुकसान पहुंच सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।